वेलकम टू बायो उम्मीद बैच। आज लेक्चर 2 है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स व्हाट? एक्सक्रीशन मीन्स प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और ये वेस्ट प्रोडक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट भी हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड, फॉस्फेट, सल्फेट है ना, तो ये सब हो सकते हैं। बट एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग मेनली रिमूवल ऑफ किसका पढ़ते हैं? दीज नाइट्रोजनस वेस्ट। फर्स्ट इज अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अमोनिया एज वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें अमोनिया होता है। एक एग्जाम्पल है, इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अमोनिया क्योंकि वो रेडली सॉल्युबल होता है, इसलिए वो इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन फ्रॉम द बॉडी सरफेस और गिल सरफेस से रिमूव हो जाता है। दूसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक मीन्स जहाँ पे यूरिया रिमूव हो रहा है एज वेस्ट प्रोडक्ट, एज नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें एग्जाम्पल मैमल, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन और मरीन फिशेज आती हैं। थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूरिकोटेलिक होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। ये एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड, इंसेक्ट एंड लैंड स्नेल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तो सबसे पहले अगर हम लोग यूरिकोटेलिक देखें तो उसके एग्जाम्पल हम लोग बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। रेप्टाइल बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ठीक, पैलेट के फॉर्म में ये लोग रिमूव करते हैं। और लैंड स्नेल्स यूरिकोटेलिक है। यूरिया मैमल्स, एम्फीबियंस और मरीन फिशेस हैं। और अमोनोटेलिक है। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक है एंड रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट रिमूवल। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फर्स्ट ऑर्गन इज प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है वो हमें याद होना चाहिए। प्लैटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स, एनेलिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। सेकेंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नेफ्रीडिया है, विच इज प्रेजेंट इन एनेलिड्स। मैल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है। और एंटिनल और ग्रीन ग्लैंड क्रस्टेशियंस, प्रॉन में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा। तो इसमें हमें ये 4 चीजों पे फोकस करना है इस डायग्राम में। यहाँ पे 1 पेयर किडनी दिख रही है, 2 किडनी हमें दिख रही है। 1 यूरिनरी ब्लैडर दिख रहा है, ब्लैडर एक बड़ा सैक जैसा है। और किडनी और ब्लैडर को कनेक्ट करने वाला यूरेटर है। और यूरिन कहाँ से पास होगा? यूरेथ्रा से बाहर की तरफ निकले। ठीक है, किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में और आगे की जो मार्किंग है वो एक्सप्लेन करेंगे। किडनी इज रेडिश ब्राउन इन कलर, बीन शेप, सिचुएटेड बिटवीन लेवल ऑफ लास्ट thoracic एंड थर्ड lumbar vertebrae, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। मीन्स इसकी जो लोकेशन है वो T12 से लेकर L3 तक है। वेट ऑफ किडनी इज 120 to 170 ग्राम। मीन्स 120 से 170 ग्राम की ही किडनी होती है बस। टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जब आएंगे तो नॉच एक प्रेजेंट होता है जिसे हाइलम कहते हैं, एक गड्ढे जैसा होता है थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व एंटर करती हैं। हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप रीनल पेल्विस प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें कैलिसिस कहते हैं। आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ, नोन एज कैप्सूल। देयर आर 2 जोन इनसाइड किडनी. Outer is cortex, inner is medulla. Medulla divided into few conical masses known as medullary pyramids projecting into the callus. Cortex extending in between medullary pyramids are known as column of Bertini. 2 मेडुलरी पिरामिड के बीच में जो कॉर्टिकल पार्ट जा रहा है उसे कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी। आउटर लेयर नोन एज कैप्सूल। रीनल वर्ड इज यूज्ड फॉर किडनी, तो रीनल कैप्सूल दिख रहा है। इनर पार्ट ऑफ द kidney is divided into 2 zones, cortex and medulla. Medulla is present in the form of medullary pyramid. 2 medullary pyramid में जो cortex का region extend हो रहा है that is known as renal column of Bertini. Callus दिख रहा है, renal artery है। artery क्या करेगा? towards the kidney ले आ रहा है और renal vein जो है away from kidney ले जा रहा है। renal pelvis है जो funnel shape है और ureter है जो कि किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को ले जाएगा। नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, आल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। हर एक किडनी में नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो दोनों किडनी में लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन्स होंगे। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स,
ग्लोमेरुलर एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। ग्लोमेरुलर सिस्टम ऑफ कैपिलरी कैसे बनती है? एफरेंट आर्टेरियोल से, which is the branch of renal artery. Tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman capsule. रीनल कॉर्पसल और मेलपिजियन बॉडी क्या होती है? तो इसका कॉम्पोजिशन ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल होता है। रीनल ट्यूब्यूल में बोमेन कैप्सूल के बाद पीसीटी, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी ऑफ ए कलेक्टिंग डक्ट। अब स्लाइड देखिए। ट्यूब्यूल फर्दर फॉर्म्स हाईली कॉइल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पीसीटी। हेयरपिन शेप लूप ऑफ हेनले इज प्रेजेंट हैविंग डिसेंडिंग एंड असेंडिंग पार्ट। पॉइंट पे आते हैं। असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज डीसीटी distal convoluted tubule. DCT of many nephron open into a straight tube called collecting duct. Cortical and juxtamedullary nephron. Malpighian corpuscle PCT DCT present in cortical region while loop of Henle is present in medullary region. Cortical nephron loop of Henle short होता है और juxtamedullary nephron में loop of Henle long होता है। अब दो पॉइंट और है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी और वासा रेक्टा के बारे में हम लोग देखेंगे। इफरेंट आर्टेरियोल फाइन कैपिलरी नेटवर्क पेरिट्यूबुलर कैपिलरी रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड बनाते हैं, उसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरी कहते हैं। पेरी मींस अराउंड, ट्यूब्यूल मींस ट्यूब। वासा रेक्टा यू शेप होता है, रन पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले व्हिच इज एब्सेंट इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। डायग्राम से देख लेते हैं मेलपिजियन बॉडी, जिसे रीनल कॉर्पसल कहते हैं। ठीक है, ये दो चीज से मिलके बना होता है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस एफरेंट आर्टेरियोल जो है वो टफ कैपिलरी बना रहा है, जिसे ग्लोमेरुलस कह रहे हैं, और वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर कप शेप ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है, जिसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। इफरेंट आर्टेरियोल दिया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी फॉर्मेशन। डायग्राम देखिए, इसमें एफरेंट आर्टेरियोल है और इफरेंट आर्टेरियोल है। एफरेंट आर्टेरियोल ग्लोमेरुलस बना रहा है और इफरेंट आर्टेरियोल पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बनाती है, जो कि अराउंड द ट्यूब्यूल्स होती हैं। फिर अब ट्यूब्यूल जब हम देखेंगे तो बोमेन कैप्सूल से स्टार्ट होता है, जो कि कप शेप्ड होता है। उसके बाद हाईली कॉइल्ड पीसीटी फॉर्मेशन होता है। पीसीटी के बाद लूप ऑफ हेनले आ रहा है। इसके दो लिम्ब्स होते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ जा रहा है और असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर वो कंटिन्यू होता है विद डीसीटी। डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन्स इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। और एक चीज और, इसमें वासा रेक्टा है जो कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज अलोंग द लूप ऑफ हेनले। फंक्शंस ऑफ ट्यूब्यूल, फर्स्ट इज पीसीटी। ये 3 पॉइंट में हम लोग देखेंगे। इट इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर रीअब्सॉर्ब होता है। मींस मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? पीसीटी में। हेल्प टू मेंटेन द पीएच और आयनिक बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बाय सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। हेनलेस लूप, मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले में होता है, उसके असेंडिंग लिम्ब में। प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनेंस of high osmolarity of medullary interstitial fluid. Descending limb is permeable to water, impermeable to electrolyte, concentrates the filtrate on moving down into the medulla. Fourth point of loop of Henle is ascending limb is impermeable to water and permeable to electrolyte. As the concentrated filtrate pass upward, it get diluted due to passage of electrolyte to the medullary fluid. In DCT, there is conditional reabsorption of sodium and water. Reabsorption यहाँ पे भी बाइकार्बोनेट का हो रहा है और सेलेक्टिव सिक्रीशन एच आयन अमोनिया का हो रहा है। उसके साथ साथ पोटेशियम का भी सेलेक्टिव सिक्रीशन हो रहा है टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। Collecting duct extends from cortex to medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce a concentrated urine. Allow the passage of a small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. Selective secretion of H ion and potassium ion to maintain the pH and ionic balance of blood. अभी जो कुछ भी हम लोगों ने फंक्शंस में देखा उसको विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम लोग समझते हैं। कॉर्टेक्स और मेडुला दो रीजन दिख रहा है इस डायग्राम में। कॉर्टेक्स में क्या क्या आ रहा है? पीसीटी आ रहा है, डीसीटी आ रहा है और कलेक्टिंग डक्ट का कुछ पार्ट आ रहा है। और मेडुला में क्या है? लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले यू शेप्ड होता है, जिसमें दो लिम्ब होती है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब हमारी थिन है, थिन वॉल्ड है, और असेंडिंग लिम्ब में दो सेगमेंट में है, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब एंड थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ठीक, तो अब पीसीटी को देखते हैं। पीसीटी में ये जो कुछ भी ये फिल्ट्रेट के अंदर जा रहा है
दो चीज़ें, जैसे एच आयन एंड अमोनिया, ये फिल्ट्रेट के अंदर मीन्स सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच आयन एंड अमोनिया, और रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, बाइकार्बोनेट का होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 to 80% चीज़ रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ बाइकार्बोनेट है, सोडियम क्लोराइड है, वाटर है, न्यूट्रिएंट है, पोटेशियम है, सब क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन याद रखना है सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच आयन एंड अमोनिया। उसके बाद जब हम लोग डिसेंडिंग लिम्ब में आते हैं तो रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो परमेबल टू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर एंड इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। जब हम इधर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में जाते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही सेगमेंट में इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और इम्परमेबल होता है टू वाटर। फिर डीसीटी में आते हैं, यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है किसका, अमोनिया का, पोटेशियम एंड आयन का, और रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का। रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट का भी होगा टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ ब्लड। कलेक्टिंग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम कॉर्टेक्स टू मेडुला, दिखाई दे रहा है कॉर्टेक्स से मेडुला में है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है। जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंसेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म होगा। जब भी वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो कंसेंट्रेटेड यूरिन फॉर्म हो रहा है। जैसे जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था तो नीचे जाने पे मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो फिल्ट्रेट कंसेंट्रेटेड होता जाता है। उसके अलावा एक पॉइंट है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वो कलेक्टिंग डक्ट से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में जाता है टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए। यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स में होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। फर्स्ट प्रोसेस और स्टेप इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ये किससे बना होता है, 3 चीज़ों से, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, podocytes of Bowman capsule and basement membrane in between epithelial cells of Bowman capsule called podocyte arrange in intricate manner to leave some spaces called filtration slits or slit pores. Glomerular filtration में ultrafiltration देखते हैं। Blood is filtered so finely through these filtration membranes that almost all the constituent of plasma except proteins pass on to the lumen of Bowman capsule. The amount of filtrate formed by kidneys per minute is known as glomerular filtration rate or GFR. GFR is 125 ml per minute, 180 liter per day. Glomerular filtration का next point है 1100 to 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which is roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute. कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है वो 1100 से 1200 ml है, और कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हो रहा है उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहते हैं, जो कि 125 ml पर मिनट है और 180 लीटर पर डे। Second process is selective reabsorption. Out of 180 liter filtrate formed every day, 99% is reabsorbed. That is, only 1.5 liter urine is excreted out. Glucose, amino acid and sodium are reabsorbed actively. Water, nitrogenous waste reabsorbed passively. इसका मतलब टोटल फिल्ट्रेट 180 लीटर पर डे बन रहा है, उसमें से एक दिन में 1.5 लीटर यूरिन एक्सक्रीट आउट हो रही है, तो 99% क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब हो जा रहा है। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किसका होता है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सोडियम का, और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड वाटर का होता है। थर्ड प्रोसेस इज ट्यूबुलर सिक्रीशन, मेंटेन्स आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ट्यूबुलर सिक्रीशन पीसीटी में एच आयन और अमोनिया का होता है। देयर इज सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। इन डीसीटी देयर इज सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ एच आयन, अमोनिया एंड पोटेशियम आयन। कलेक्टिंग डक्ट देयर इज selective secretion of H ion and potassium ion.
mechanism of concentration of filtrate. Loop of Henle and vasa recta, they are responsible for concentration of filtrate. There is काउंटर करंट मैकेनिज्म. एक चीज़ ध्यान रखना है कि ऑस्मोलैरिटी कॉर्टेक्स रीजन में क्या है, 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, जो कि बढ़ रही है. मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाती है. ग्रेडियंट मेनली ड्यू टू NaCl एंड यूरिया. मैमल्स हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसेंट्रेटेड यूरिन. अब हम लोग समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम ऑफ काउंटर करंट मैकेनिज्म. इसमें हमारा मेन फोकस जो है वो लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पे होगा. उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कॉर्टेक्स में जो ऑस्मोलैरिटी है वो 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर है, जो कि बढ़ती जा रही है 600, 900 और फाइनली इनर मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल हो जा रहा है. तो यहाँ पे हम लोग पहले समझेंगे कि लिम्स को हम बता रहे हैं. लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की तरफ फ्लो दिखा रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, और जिसमें फ्लो ऊपर की तरफ है वो असेंडिंग लिम्ब है. उसी तरह से जब हम वासा रेक्टा देखते हैं, वासा रेक्टा भी यू शेप्ड होता है, अलोंग द लूप ऑफ हेनले होता है, बट यहाँ पे हम अलग करके दिखा रहे हैं. तो जहाँ पे फ्लो जो है 300, 400, 600, 800 मीन्स जो एरो का डायरेक्शन है नीचे की तरफ है, दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और जहाँ पे एरो का डायरेक्शन अप साइड है वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा है. अब हम लोगों ने देखा था कि NaCl और यूरिया रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट के लिए. यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग लिम्ब में क्या हो रहा है. वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है और असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन होता है, और कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है. तो जब डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ आ रहे हैं, डिसेंडिंग मीन्स नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता जा रहा है, फिल्ट्रेट कंसेंट्रेट होता जा रहा है. और जब हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की तरफ जा रहे हैं तो NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है, तो वहाँ पे डाइल्यूट होता जा रहा है हमारा यूरिन, है ना. फिर उसके बाद जब DCT में आता है तो वाटर और NaCl दोनों का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और कलेक्टिंग डक्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, तो वहाँ पे कंसेंट्रेटेड यूरिन बनता है. लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, हमारा फोकस लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा पे होना चाहिए. तो लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में आ जाइए, जिसमें ऊपर की तरफ एरो दिखाया गया है. वहाँ पे NaCl मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ रहा है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, जो कि एक्सचेंज हो रहा है विद डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से. और जो NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से है वो क्या आ रहा है, वो NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. This is counter current mechanism. और small amount of urea वो return back into the medullary interstitium to maintain this osmolarity. अब कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं. काउंटर current mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. ये काउंटर करंट मैकेनिज्म ही है जिसकी वजह से मेडुलरी इंटरस्टिशियम का ऑस्मोलैरिटी इतना ज़्यादा है. प्रेजेंस ऑफ सच एन इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट हेल्प इन ईजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग टिब्यूल, देयर बाय कंसेंट्रेटिंग द फिल्ट्रेट. ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस nearly 4 times more concentrated urine than the initial filtrate. Regulation of kidney. Function of kidneys are regulated by hormonal feedback mechanism. First is regulation by antidiuretic hormone. Excessive loss of fluid can activate osmoreceptors which stimulate hypothalamus to release vasopressin or antidiuretic hormone. It facilitates active reabsorption of water from DCT, preventing diuresis. जब excessive loss of blood हुआ तो जो ऑस्मोरिसेप्टर्स हैं जो कि ब्लड वॉल्यूम को डिटेक्ट करते हैं वो एक्टिवेट हो गए. स्टिमुलेट किया हाइपोथैलेमस को कि वो एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन को रिलीज़ कर दें. वेसोप्रेसिन जो होता है उसका ब्लड वेसल पे भी कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है, तो उससे वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा. ब्लड प्रेशर बढ़ेगा
तो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा। रेगुलेशन बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटर, जब ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज करता है तो वो एक्टिवेट करता है जेजी सेल ऑफ किडनी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल टू रिलीज रेनिन। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर एंजियोटेंसिन 1 फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो कॉन्स्ट्रिक्ट करता है एफरेंट रीनल आर्टीरियोल को और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। इन द अदर हैंड एंजियोटेंसिन 2 वो एक्टिवेट भी करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्ट्रॉन जो कि रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम, आयन और वाटर का फ्रॉम टीसीटी से, जिसकी वजह से प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा और इस मैकेनिज्म को कहते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। थर्ड, रेगुलेशन बाय एएनएफ। एएनएफ इज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्ट के एट्रिया से रिलीज होता है। ये शट डाउन करता है रास मैकेनिज्म को, स्टॉप रिलीज ऑफ रेनिन, स्टॉप्स रास मैकेनिज्म। रास मैकेनिज्म क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्ट्रॉन मैकेनिज्म है। causes vasodilation and hence decrease the blood pressure. Micturition क्या है, expulsion of urine from urinary bladder। अब यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, फुल हो जाता है तो उसके रिस्पॉन्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ऑन द वॉल ऑफ ब्लैडर वो सिग्नल भेजते हैं सीएनएस। सीएनएस पासेस मोटर मैसेज टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन कराता है स्मूथ मसल ऑफ ब्लैडर और साइमल्टेनियस जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है और यूरिन रिलीज हो जाता है। दैट प्रोसेस नोन एज द रिलीज ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज मिक्टुरेशन। द न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड मिक्टुरेशन रिफ्लेक्स। एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट करता है 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे। ध्यान रखना, 25 to 30 ग्राम यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। Presence of glucose in urine is known as glycosuria. Glycosuria and ketonuria are indicative of diabetes mellitus. Other excretory organ में lungs, liver, sebaceous gland, sweat gland and saliva ये आता है। लंग्स रिमूव करता है CO2 को 200 ml पर मिनट रिमूव करता है। लिवर, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये सब क्या है, पिगमेंट्स हैं। ये हेल्प्स एलिमिनेट कोलेस्ट्रॉल ड्रग थ्रू डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स ये सब रिमूव करता है। उसके अलावा स्वेट ग्लैंड जो एक्सक्रीट करता है यूरिया, NaCl, लैक्टिक एसिड। सेबेशियस ग्लैंड स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन वैक्सेस सीबम के थ्रू रिलीज करता है। सलाइवा स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी एक्सक्रीट करता है। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेमिया, रीनल कैल्कुलाई, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हीमोडायलिसिस। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहला यूरेमिया है। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। सेकेंड, रीनल कैल्कुलाई, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल मास। इनसॉल्युबल मास होता है, सॉल्युबल नहीं होता। मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट, मेनली ऑक्सलेट्स होता है कैल्शियम का इन किडनी। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी। हीमोडायलिसिस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिया फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियल। हीमोडायलिसिस में ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी पास्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट में ब्लड लेते हैं आर्टरी से और उसे डायलाइजिंग यूनिट में भेजते हैं आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन। उसके बाद आफ्टर दैट blood becomes clear, free from urea. Blood pumped back through vein after adding antiheparin to it. It is boon to thousands of uremic patients all over the world. NCERT का एक लास्ट टॉपिक, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये किडनी ट्रांसप्लांट किस केस में होता है, एक्यूट रीनल फेलियर में। ठीक, यहाँ किडनी फेल हो जाती है। ए फंक्शनिंग किडनी यहाँ पे यूज़ करते हैं, डोनर से लेते हैं। प्रेफरेबली अगर वो क्लोज रिलेटिव होगा तो अच्छा होगा, इम्यून सिस्टम के रिजेक्ट करने का चांस कम होंगे। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। हीमोडायलिसिस हमें लगता है कि NCERT से भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए, तो अब आप देख लें।
Malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in blood. अगर किडनी सही से काम नहीं करेगा तो यूरिया का accumulation ब्लड में बढ़ जाएगा. A condition called uremia which is highly harmful and may lead to kidney failure. कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं और ये किडनी फेलियर का कारण होता है. In such patient, urea can be removed by the process called hemodialysis. During the process of hemodialysis, the blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit called artificial kidney. Blood drained from a convenient artery is pumped into a dialyzing unit after adding an anticoagulant like heparin. The unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid that is known as dialyzing fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste. उसमें प्लाज्मा के जैसा ही composition होगा बट उसमें nitrogenous waste नहीं होगा. The porous cellophane membrane of the tube allow the passage of molecule based on concentration gradient. As nitrogenous waste are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after adding antiheparin to it. This method is a boon for thousands of uremic patients all over the world. Thank you.